हेलो नमस्कार। ज्ञान भारती कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की बायोलॉजी विषय के जितने भी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न जो होंगे 2011 से लेकर 2026 तक जितने भी पूछे गए हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता प्रदान करने वाले हैं और इससे अधिकांश क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछे ही जाएंगे। और ये जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे वन लाइनर है, यानी 60 में प्रश्न और उसके आगे आंसर होगा। वर्ष 2011 में जो पूछा हुआ प्रश्न है पहले हम उसको करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक कौन सा रंग है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो हरा वर्णक रंग होता है वह होता है क्लोरोफिल। प्रश्न संख्या 2, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 3 है, मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो मानव शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वह होता है आपको छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन होते हैं वह हीमोग्लोबिन के द्वारा पूरे शरीर में होता है। ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन तो नहीं है, वन लाइनर है। हीमोग्लोबिन के सहायता से हमारे शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है। वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? तो वृक्क का कार्य है रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको छान कर मूत्र बनाना। अगला प्रश्न, मनुष्य में श्वसन के लिए मुख्यतः मुख्य अंग कौन सा है? तो मनुष्य जो है श्वसन फेफड़ा से करता है। अगला प्रश्न है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो पौधे में गैस का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, जिसको स्टोमाटा भी कहते हैं। अब हम 2012 में आ गए। वर्ष 2012 में जो प्रश्न पूछे गए हैं अब उसका अध्ययन करेंगे। अलैंगिक जनन क्या है? तो अलैंगिक जनन क्या है? तो इसका आंसर है वह जनन जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है और युग्मक का निर्माण यानी संलग्न नहीं होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? तो ईस्ट में जो होता है वह मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? तो अमीबा में जो जनन होता है वह विखंडन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, मानव में नर युग्मक को क्या कहते हैं? तो मानव में जो नर युग्मक होता है उसको हम शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है, अंडाणु। अगला प्रश्न है, मानव में मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो मानव में जो मादा युग्मक होता है उसको अंडाणु कहते हैं। अगला प्रश्न है, निषेचन क्या है? तो निषेचन नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 15,
मानव मादा में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव मादा में अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। अगला प्रश्न है, मानव नर में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो मानव नर में शुक्राणु वृषण में बनते हैं। अब हम वर्ष 2013 का प्रश्न उत्तर करेंगे। आनुवंशिकता क्या है? अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता क्या है? तो माता पिता के लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। अगला प्रश्न, जीन क्या है? तो जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशेष लक्षण की सूचना रखता है, वह जीन कहलाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण एक्स और वाई गुणसूत्र के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में स्त्री के लिए स्त्री के लिंग गुणसूत्र कौन है? मनुष्य में स्त्री का जो लिंग गुणसूत्र है वह एक्स है, और मनुष्य में पुरुष के लिंग गुणसूत्र कौन है? तो एक्स वाई है। अगला प्रश्न, विविधता क्या है? तो एक ही जाति के जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न लक्षणों को विविधता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म क्या है? तो प्राचीन जीवों के अवशेष या उनके चिन्ह जो चट्टानों में सुरक्षित रह गए हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, विकासवाद के सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने प्रकाशित किया है। अगला प्रश्न, अब वर्ष 2014 का प्रश्न उत्तर करेंगे। मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो मनुष्य में श्वसन की क्रिया होती है फेफड़ों में। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा फ्लोएम। उत्सर्जन क्या है? तो इसका आंसर होगा शरीर में बनने वाले हानिकारक उपापचयी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। अगला प्रश्न है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। प्रश्न संख्या 31, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका जवाब होगा हृदय। हृदय जो है मानव में रक्त को पंप करता है। अगला प्रश्न, रक्त मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप मापने के लिए हम स्फिग्नोमैग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब वर्ष 2015 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका अध्ययन करेंगे हम। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। मानव पाचन तंत्र में अम्ल किस अंग में पाया जाता है? तो मानव पाचन तंत्र में अम्ल आमाशय में पाया जाता है। प्रश्न संख्या अगला है, पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? तो पित्त रस का निर्माण जो होता है वह यकृत में होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में
पित्त रस का भंडार कहाँ होता है? तो इसका जवाब पित्ताशय में होगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो हार्मोन है वह अग्नाशय से स्रावित होता है। प्रश्न संख्या 39, पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्जिन। ऑक्जिन जो है पौधे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में मस्तिष्क किस तंत्र का अंग है? तो इसका जवाब होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। अगला प्रश्न, जाइलम का कार्य है, जाइलम का कार्य क्या है? तो जाइलम का कार्य है जल एवं खनिज लवणों का परिवहन कराना। अगला प्रश्न है, फ्लोएम का क्या कार्य है? तो फ्लोएम का कार्य है भोजन का परिवहन कराना। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? तो नेफ्रॉन जो है वृक्क की इकाई है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो इसका जवाब होगा हरित लवक में। अगला प्रश्न है, डार्विन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका जवाब होगा प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत का। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो इसका जवाब होगा वृषण में। अगला प्रश्न है, अंडाणु कहाँ बनते हैं? तो इसका जवाब होगा अंडाशय में। ईस्ट में जनन की विधि क्या है? तो ईस्ट में जो होता है जनन मुकुलन के द्वारा होता है। अमीबा में जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो अमीबा में जनन जो होता है विखंडन विधि द्वारा होता है। अब वर्ष 2016 में जो प्रश्न है, जो पूछे गए प्रश्न है, अब उसका अध्ययन हम करेंगे। अगला प्रश्न है, जीवों में पोषण की प्रमुख विधियाँ कौन सी होती है? तो जीवों में पोषण की 2 विधि होती है, स्वपोषी एवं परपोषी। स्वपोषी में हरे पेड़ पौधे आते हैं और परपोषी में सभी जीव आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? तो जब जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण कहेंगे। प्रश्न संख्या 53 है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मनुष्य में भोजन की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसका जवाब होगा मुख से। अगला प्रश्न है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो है वह एंजाइम है एमाइलेज, जिसको टाइलिन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको HCl भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जवाब होगा पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो तरल भाग है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। प्रश्न संख्या 58, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त में जो है ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अब हम वर्ष 2017 का प्रश्न उत्तर करेंगे। श्वसन क्या है? तो भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। अगला प्रश्न है, वायवीय श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 61 में है, अवायवीय श्वसन में इस द्वारा कौन से पदार्थ बनते हैं? तो इसका जवाब होगा एथिल अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा अवायवीय श्वसन में इस द्वारा बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो यह होता है, इसका जवाब होगा
फुसफुस की वायु कोशिकाओं में, या एल्वी है ना, एल्वियोलाई में कहता है, इसको एल्वियोलाई में कहेंगे। अगला प्रश्न है, श्वसन में डायफ्राम का क्या कार्य है? तो श्वसन में जो डायफ्राम होता है उसका मुख्य कार्य होता है, यह फेफड़ों में वायु के आने जाने में सहायता करता है। प्रश्न संख्या 64, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका जवाब होगा जाइलम ऊतक के द्वारा। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधे में भोजन का जो परिवहन है वह फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है, और जल और खनिज लवण का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन, इसका जवाब होगा पौधे के बाह्य भागों से जल का जलवाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब हम वर्ष 2018 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो इसका जवाब होगा शरीर से हानिकारक उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अगला प्रश्न है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो इसका जवाब होगा वृक्क। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। अगला प्रश्न है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका जवाब होगा नेफ्रॉन। प्रश्न संख्या 70 में है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण आपको नेफ्रॉन में होता है। अगला प्रश्न है, वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? तो वृक्क का कार्य है रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना। अगला प्रश्न, पौधों में उत्सर्जन किस प्रकार होता है? तो इसका जवाब होगा कि पौधे में उत्सर्जन जो है गैसों, जल तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों को विभिन्न माध्यम से बाहर निकालकर पौधों में उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त कौन सी रक्तवाहिनी ले जाती है? तो यह ले जाती है धमनी। इसका जवाब होगा धमनी। अब हम वर्ष 2019 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। जनन क्या है? तो जीवों द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन क्या है? तो जीवों द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन क्या है? एक ही जनक से बिना युग्मजों के संलयन के नई संतति बनने को अलैंगिक जनन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा में जनन किस विधि से होता है? तो अमीबा में जनन विखंडन विधि से होता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? तो ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन विधि से होता है। मानव नर जनन तंत्र का प्रमुख जनन अंग कौन सा है? तो वह है वृषण। इसका जवाब वृषण होगा। अगला प्रश्न है 80, प्रश्न नंबर 80 है, मानव मादा जनन तंत्र का प्रमुख जनन अंग कौन सा है? तो इसका जवाब होगा अंडाशय। अगला प्रश्न, निषेचन क्या है? तो इसका जवाब होगा नर एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 82, मानव में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो मानव में जो निषेचन होता है वह अंडवाहिनी यानी फैलोपियन नलिका में होती है। अब हम वर्ष 2020 का जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वह करेंगे। पहला प्रश्न है, आनुवांशिकता क्या है?
तो माता पिता के लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। प्रश्न संख्या 84, जीन क्या है? तो इसका जवाब होगा डीएनए का वह भाग जो किसी विशेष लक्षण की सूचना रखता है जीन कहलाता है। प्रश्न संख्या 85, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से संबंधित है? तो मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है वह एक्स और वाई गुणसूत्र से होता है। प्रश्न संख्या 86 है, स्त्री में लिंग गुणसूत्र का संयोजन क्या होता है? तो स्त्री में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र का संयोजन क्या होता है? तो पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विविधता किसे कहते हैं? तो इसका जवाब होगा एक ही जाति के जीवों में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न लक्षणों को विविधता कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म क्या है? तो प्राचीन जीवों के संरक्षित अवशेष या उनके चिन्ह जीवाश्म कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है। प्रश्न संख्या 91 है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो इसका जवाब है हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्ण कौन सा है? तो इसका जवाब होगा क्लोरोफिल। प्रश्न संख्या 93 है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो मुक्त होने वाला गैस है वह है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। और सॉरी, यहाँ प्रयुक्त है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका जवाब होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, मानव शरीर में भोजन का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका जवाब होगा छोटी आंत में। प्रश्न संख्या 96, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, पीतरस का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जवाब होगा यकृत। अगला प्रश्न, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाई क्या है? तो इसका जवाब होगा न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो इसका जवाब होगा मेरुरज्जु के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 100, पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करने वाले प्रमुख हार्मोन कौन सा है? तो इसका जवाब होगा ऑक्जिन। 101 प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य के प्रकाश भी होगा, सूर्य के प्रकाश। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की क्या भूमिका है? तो इसका जवाब होगा सूर्य का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? तो इसका जवाब होगा मुख से। अगला प्रश्न, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका जवाब होगा हीमोग्लोबिन के द्वारा। अगला प्रश्न है, वायवीय श्वसन में
ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो इसका जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अगला प्रश्न, मानव उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? तो इसका जवाब होगा वृक्क। नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो वृक्क की। ऑप्शन इसका आंसर होगा वृक्क। अगला प्रश्न, पौधे में जल एवं खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका जवाब होगा जाइलम ऊतक के द्वारा। अगला प्रश्न, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका जवाब होगा फ्लोएम ऊतक के द्वारा। अगला प्रश्न है, जनन का क्या महत्व है? तो इसका आंसर होगा जनन से जीवों की निरंतरता बनी रहती है और उनकी जाति का अस्तित्व कायम रहता है। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? तो अलैंगिक जनन में मात्र एक जनक भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, अमीबा में जनन किस विधि से होता है? तो इसका जवाब होगा विखंडन विधि से। अगला प्रश्न है, ईस्ट में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? तो इसका जवाब होगा मुकुलन द्वारा। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है। ईस्ट में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? तो मुकुलन द्वारा। मानव नर में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? यह भी प्रश्न अनेक बार आ गए हैं। यानी मानव नर में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो वृषण में बनते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मादा में अंडाणु कहाँ बनते हैं? तो यह अंडाशय में बनते हैं। अंडाणु जो बनते हैं कहाँ? अंडाशय में बनते हैं। ये भी प्रश्न कितने बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निषेचन किसे कहते हैं? तो इसका जवाब होगा जब नर एवं मादा युग्मकों की संलयन होता है तो उसे हम निषेचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 117, आनुवंशिकता क्या है? तो माता पिता के लक्षणों उनके संतानों में जो देखा जाता है या स्थानांतरण होता है वह आनुवंशिकता कहलाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में स्त्री के लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? तो मनुष्य में स्त्री के लिंग गुणसूत्र जो है वह XX होते हैं और पुरुष में X और Y होते हैं। मनुष्य में पुरुष के लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो XY। जीवाश्म किसका प्रमाण माने जाते हैं? तो जीवाश्म जो है वह जैव विकास का प्रमाण माने जाते हैं। अब हम वर्ष 2021 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वह करेंगे जो पूछे गए हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो तरल भाग है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो इसका जवाब होगा धमनी। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो यह है न्यूरॉन। इसका जवाब होगा न्यूरॉन। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो इसका जवाब होगा मेरुरज्जु। अगला प्रश्न है 126, पौधे में वृद्धि को बढ़ावा देने वाले हार्मोन कौन सा है? तो इसका जवाब होगा ऑक्सिन। इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, पित्तरस का निर्माण किस अंग में होता है? तो पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन के लिए मुख्य अंग कौन से हैं? तो इसका जवाब होगा फेफड़ा। अगला प्रश्न है, गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों में कहाँ होता है? मानव में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों में कहाँ होता है? तो यह होता है वायु कोशिकाओं में, यानी एल्विओलाई में होता है। अब हम 2022 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 131 है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो इसका जवाब होगा हरे पौधों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में
कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो इसका जवाब होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसका जवाब होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न संख्या आगे करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक कौन सा है? तो इसका जवाब होगा क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, मानव में भोजन की पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? तो यह होता है मुख से। अगला प्रश्न, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जवाब होगा यकृत। अगला प्रश्न है, पीत रस का भंडार कहाँ होता है? तो इसका जवाब होगा पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन 139 नंबर, भोजन का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका उत्तर होगा छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, श्वसन में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? श्वसन में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है ATP के रूप में। अगला प्रश्न, वायवीय श्वसन में किस गैस की आवश्यकता होती है? तो इसका जवाब होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, मानव में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो इसका जवाब होगा फेफड़ा। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो एल्वियोलाई में होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका जवाब होगा जाइलम ऊतक के द्वारा। अगला प्रश्न, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका जवाब होगा फ्लोएम ऊतक के द्वारा। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो इसका जवाब होगा पौधे के वायवीय भागों से जल का जलवाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है।